आज हम लोग भारत में आधुनिक शिक्षा के उदय पर बात करेंगे और आज कुछ बेसिक बातें हम लोग करेंगे और उसके बाद कुछ एक प्रश्न को देखेंगे। आज हम लोग एक शॉर्ट क्लास रखेंगे। कल इसके बारे में डिटेल्स थोड़ा हम लोग देखेंगे ज़्यादा। शुरू करते हैं। जो पहला पोर्शन है, इससे आप में से बहुत सारे लोग उससे पहले परिचित नहीं होंगे। अगर आपने 8th क्लास का जस्ट अभी परिवर्तन से पहले वाला जो किताब था, नए वाले किताब में मुझे दिखा नहीं है एडम्स रिपोर्ट के बारे में, उसमें ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है कि नहीं है मुझे नहीं पता है। नए वाले मुझे दिखा नहीं। इसका जस्ट पहले वाली जो किताब थी एनसीईआरटी की, उसमें एडम्स रिपोर्ट की चर्चा थी। दो दो तीन पैराग्राफ में उसकी चर्चा थी, तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इस पर हमने इसमें रखा है। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना आपके लिए अच्छा रहेगा कि अंग्रेजों, जब हम लोग आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं तो जनरली हम लोग मान लेते हैं कि अंग्रेजों के आने से आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की हुई। और उससे पहले तो भारत में तो गुरुजी आश्रम में रहा करते थे, जंगलों में। और कुछ जिनको पढ़ने की इच्छा होती थी वो वहां जाकर के अपना शिक्षा प्राप्त करते थे। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट था। जबकि जो लेवल था इंडियन, अगर आप कोई भी एरिया उठाते हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट का एरिया उठाइए, आर्किटेक्चर का एरिया उठाइए, इस सारे एरियाज को उठाइए, या फिर आप जो कंटेंट क्रिएशन जिस तरह से था, यानी जो टेक्स्ट जितने लिखे गए थे उसको अगर आप देखिए तो आपको लगेगा कि ये तो इतना कुछ क्रिएट करने के लिए, या इस लेवल के हैंडीक्राफ्ट का लेवल क्रिएट करने के लिए, या आर्किटेक्चर का ये लेवल क्रिएट करने के लिए एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम का होना, भले ही वो लिमिटेड स्तर पर हो, लेकिन उसका होना आवश्यक होगा। लेकिन आमतौर पर जब भी हम लोग इतिहास की बात करते हैं तो हम लोग सीधे मान लेते हैं कि अंग्रेजों से पहले नील बटा सन्नाटा था। और कुछ लोग ब्राह्मण लोग जाके शिक्षा पाते थे, और जो उसके दूसरे जो लोग थे जो कुटीर उद्योगों में लगे हुए थे, वो अपने परिवार में ही अपने कुटीर उद्योग से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर लेते थे और उसमें लगे रहते थे। फॉर्मल स्कूलिंग के बारे में हमारा यही मानना है, रहा है कि ये अंग्रेजों के साथ शुरू हुआ। तो इस पर ही, इसी मान्यता पर ही ये विलियम एडम का जो रिपोर्ट है, और ये केवल एक रिपोर्ट नहीं है, ऐसे 3 और रिपोर्ट हैं अलग अलग लोगों के, लेकिन हम लोग एडम की ही बात करेंगे क्योंकि पिछले रिपोर्ट में, पिछले एनसीईआरटी की बुक में केवल एडम का की चर्चा की हुई है। तो उन सब में ये बात दिया गया है कि भारत में शिक्षा की एक काफी विकसित प्रणाली थी। विकसित प्रणाली का मतलब ये नहीं कि उस समय में स्कूल भवन होते थे, उसमें हेडमास्टर होते थे। ये विकसित प्रणाली का मतलब ये है कि काफी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। हम लोग देखेंगे इसमें रिपोर्ट, आप अभी देख पा रहे होंगे कि 1000 स्कूल, 1 लाख स्कूल थे फिर केवल बिहार और बंगाल प्राइमरी एजुकेशन के। तो और ऐसे ही रिपोर्ट 3 और लोगों के द्वारा अलग अलग दिया गया है। इसलिए अब एक आदमी पर बायस होने का आरोप लगाया जा सकता है, सारे लोगों को नहीं लगाया जा सकता। तो ये मानने में कोई हर्ज नहीं है कि अंग्रेजों के आने से पहले एक एजुकेशन का सिस्टम था, जिसके बारे में
महात्मा गांधी ने इंग्लैंड जब वो यात्रा पर थे, तो वहां पर उन्होंने कहा कि इंडियन एजुकेशन वाज अ ब्यूटीफुल ट्री, बट द ब्रिटिशर्स dig its roots and expose it to the nature। यानी जो हमारे भारत का जो एजुकेशन सिस्टम था, वो बहुत ही बढ़िया और ऑर्गेनाइज था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि उसको उसकी जड़ खोदी। और जड़ खोदने से उनका मतलब है कि वो जानना चाहते थे कि ये कैसे काम करता है, क्या है, कहाँ है। एक बात ये, और दूसरी बात ये कि अंग्रेजों ने का जो अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट था, उससे सीधे सीधे उसकी जड़ खुद गई। क्योंकि ये स्कूल जो थे, वो या तो वहाँ के जो जमींदार थे, स्थानीय जमींदार थे, उन जमींदार से उनको पैसा मिलता था, या कोई स्थानीय कोई टेम्पल होता था, या मदरसा होता था, या मस्जिद होता था, वहां से जो टीचर्स होते थे उनको वजीफा मिलता था या पैसा मिलता था। और उस जमाने में 5 रुपया से 8 रुपया मिलता था गुरु जी को। तो ये सिस्टम था उसका। शिक्षक लोग पढ़ाया करते थे। अ, उनके अपने घर पर ही उनका एक प्लेस बना होता था। और उस प्लेस में मेरे पास एक पिक्चर भी है इसका। कल उसको दिखाऊंगा आपको। तो बिहार के एक आर्टिस्ट हुए, इधर चंपारण की तरफ, और कलकत्ता से जाकर के उन्होंने पेंटिंग का ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन बाद में उनको वहाँ उधर शहर का की आव हवा कुछ रास नहीं आई, तो फिर वापस अपने गांव में चले आए और यहाँ पर उन्होंने पेंटिंग की। और जो भी अपने डे टू डे लाइफ में जो देखते थे उसको उसकी पेंटिंग बनाते थे। इसी क्रम में उन्होंने एक पाठशाला की भी पेंटिंग बनाई है। कल हम उसको देखेंगे। मुझे ध्यान नहीं था आज लगाने का उसको। कल उसको हम लोग देखेंगे। उसमें देखेंगे किस तरह का एक कुटिया की तरह बना हुआ है, और उसके सामने में बैठने का स्थान बना हुआ है। और उस बैठने के स्थान पर अ, दो तीन चीजें इंटरेस्टिंग देखने में मिलती है। मुझे खैर इस पर फोटो के साथ विचार करने पर ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। आप लोगों को एक बैकग्राउंड बेसिक मिल गया। ये विलियम एडम जो थे, वो अ, बंगाल और बिहार में शिक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ये एक स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड के ईसाई पादरी थे, जो 1818 में भारत आए थे। और उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा उनको नियुक्त किया गया था कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में उनके आप पता लगाइए और उनके लिए सिफारिश कीजिए कि कैसे उसमें उसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो इन्होंने कई रिपोर्ट दी है। तो पहला रिपोर्ट है, उसमें बंगाल में स्वदेशी स्कूलों के अस्तित्व के बारे में उन्होंने बताया, जिससे स्थानीय समुदायों से समर्थन प्राप्त था। उनका अनुमान था कि बंगाल और बिहार में लगभग 1 लाख ऐसे स्कूल थे, जिससे 4 करोड़ की आबादी की आवश्यकता पूरी पूरी हो रही थी। लेकिन यहाँ से पर जो एक डिबेट उत्पन्न हो गया कि स्कूलों की परिभाषा और प्रकृति, और इसमें कई तरह की बात आने लगी कि जैसे कि क्या हम लोग जो परिवार के बच्चे अपने घर में ही अपने बड़ों से कुछ सीखते हैं, तो क्या हम उसको स्कूल का दर्जा दे सकते हैं।
स्कूल का दर्जा हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, इस पर एक डिबेट हुआ। इसके बाद उनकी दूसरी रिपोर्ट आई जो कि राजशाही जिले के एक कस्बे नलटोर थाने पर केंद्रित थी, जहां उन्होंने विभिन्न प्रकार के स्कूलों की जांच की और पाया कि आधुनिक स्कूलों और घरेलू स्कूल के समान नियमित स्कूल थे जहां परिवार के सदस्य या किराए के शिक्षक शिक्षा प्रदान करते थे। निष्कर्ष सामने आया जिसमें प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की औसत आयु 8 वर्ष और विद्यालय में जो कितने वर्ष तक बच्चे पढ़ते थे, 14 वर्ष की औसत उम्र तक बच्चे विद्यालय में पढ़ा करते थे। कुरान शिक्षण स्कूलों में कुरान शिक्षण स्कूल भी थे उस समय जहाँ कुरान की पढ़ाई की जाती थी। उसके अलावा महिला शिक्षा की कमी थी, महिलाओं को स्कूलों में कम देखा गया। तीसरी रिपोर्ट में 2 खंड थे। पहले खंड में 5 जिलों से एकत्र किए गए शैक्षिक डेटा प्रस्तुत किए गए, जबकि दूसरे खंड में शैक्षिक सुधार के लिए एडम की सिफारिशें शामिल थी, खासकर विश्वदेशी लोगों के। एडम ने सटीक डेटा प्राप्त करने के लिए 2 तरीकों का इस्तेमाल किया। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक जिले में एक थाना से जानकारी एकत्र की और अन्य थानों से डेटा इकट्ठा करने के लिए एजेंटों की नियुक्ति। सर्वेक्षण का उद्देश्य परिवहन, संचार और सर्वेक्षण के उद्देश्य के बारे में कई सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जिसमें कि यातायात का साधन का अभाव था, संचार के साधन का अभाव था और आम लोग काफी उन पर संदेह करते थे कि क्यों इकट्ठा कर रहा है, ये डाटा क्यों इकट्ठा किया जा रहा है, इसका क्या पर्पस है। तो उसके कारण ये सब कठिनाइयां तुझको सामना करना पड़ा। एडम की रिपोर्ट में शैक्षणिक संस्थानों के 7 समूहों की पहचान की गई है। 7 तरह के शैक्षणिक संस्थान एडम की रिपोर्ट के अनुसार जो अंग्रेजों की शिक्षा के शुरू होने से पहले भारत में थे। इसमें स्वदेशी प्राथमिक विद्यालय, मिशनरियों द्वारा संचालित स्कूल, घरेलू शिक्षा, अंग्रेजी स्कूल, देसी महिला स्कूल, उन्नत शिक्षा के लिए स्वदेशी स्कूल और वयस्क शिक्षा। उन्होंने कहा कि बंगाल के लगभग हर गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है। पूरे बंगाल में लगभग 1 लाख विद्यालय फैले हुए हैं। बंगाल में बिहार इंक्लूडेड है। शिक्षकों को 5 से 8 रुपए के बीच में भुगतान किया जाता है। बच्चे 8 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू करते हैं और 14 साल की उम्र तक स्कूल जाते रहते हैं। अध्ययन के पाठ्यक्रम हिंदू और मुसलमानों के बीच भिन्न होते हैं। हिंदू बंगाली और संस्कृत पर ध्यान केंद्रित करते थे, जबकि मुसलमान अरबी और फारसी का अध्ययन करते थे। एडम की सिफारिशों का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। इसने भारतीय और यूरोपीय लोगों के सहयोग से लिखी गई नई पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन, शिक्षकों और छात्रों की निगरानी के लिए जिला परीक्षकों और निरीक्षकों की नियुक्ति, स्वदेशी शिक्षकों के परीक्षण के लिए अंग्रेजी स्कूलों में स्थानीय विभागों को सामान्य स्कूलों में परिवर्तित करना, छोटे भूमि अनुदान का प्रावधान शामिल था। स्थानीय स्कूलों का रखरखाव और कृषि कार्यों के लिए प्रदर्शन फार्मों की स्थापना की भी सिफारिश इन्होंने की थी। हालांकि एडम के प्रस्तावों को विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैकाले की शिक्षा नीति ने उच्च वर्गों के लिए अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता दी। सार्वजनिक शिक्षा के लिए एडम की योजना को अव्यवहारिक माना गया, जिससे उसका मोह भंग हो गया और उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने का अवसर गंवा दिया। तो ये एडम के बारे में ये इतनी बातें हैं। एडम रिपोर्ट जिसका मेंशन पिछले एनसीईआरटी में हुआ है। इसमें कोई डाउट हुआ या कुछ आप पूछना चाहते हो
क्योंकि बिल्कुल एक नई तरह की चीज है, आमतौर पर लोगों को पता नहीं है, अधिकांश लोग इससे परिचित नहीं है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में किस तरह की शिक्षा प्रणाली थी। ठीक है, तो ये मोटे तौर पर हम लोगों ने समझ लिया कि अंग्रेजों के आने से पहले भी भारत में अ, प्राथमिक और उच्च दोनों तरह की शिक्षा प्रणालियां शामिल थी। और इसमें अ, विभिन्न, ये बात इसमें लिखी हुई नहीं है, जो समराइज किया गया है उसमें सारी बातें तो नहीं लिख सकते हैं, तो फिर समरी क्या होगी, तो इसलिए उसमें कुछ बातें छोड़ दी गई हैं। तो उन रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि सारे वर्ग के लोग शिक्षा में शामिल होते थे, यानी दलित जाति हो या उच्च जाति हो, सब जातियों से शामिल होते थे। लेकिन उनके अ, बैठने का स्टेटस अलग अलग होता था। जैसे कि उच्च जाति के जो बच्चे होते थे वो बेंच पर बैठते थे, और दलित जाति के बच्चे जो होते थे वो नीचे चटाई पर बैठते थे। और आमतौर पर बैठने की व्यवस्था जो है सो अ, अभिभावक को करना होता था। तो ये अंतर इसी कारण से था, क्योंकि शिक्षक को तो 5 से 8 रुपया बेचारे को मिलता था, तो वो तो स्कूल का अरेंजमेंट करने से रहा। और अ, जिनके बच्चे पढ़ते थे उनको ही इंतजाम करके देना होता था। जाहिर है जो अ, उच्च जातियों के बच्चे थे वो ज्यादा संपन्न थे, तो उनके माता पिता उनके लिए बेंच डेस्क की व्यवस्था कर देते थे। और उनको ये भी लगता होगा कि जब दलित बच्चे नीचे पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे को तो उससे ऊंचे स्थान पर रखना होगा, तो उस हिसाब से भी वो लोग उनको बनवा देते थे। हाँ, तो वो बच्चे बेंच डेस्क पर बैठे हुए हैं, और कुछ जो है सो अ, नीचे बैठे हुए हैं। ओके। इसके बाद अंग्रेजों ने जो प्रत्यक्ष प्रभाव शुरू किए, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरू में भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ एक अपवाद देखे गए, जो कि व्यक्तिगत प्रयास थे, जैसे मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए 1881 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना, हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज, और 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। कंपनी के सिविल सेवकों को भारतीयों की भाषाओं और रीति रिवाजों का परीक्षण देने के उद्देश्य से इनकी स्थापना की गई थी। प्रबुद्ध भारतीयों और मिशनरियों ने सरकार पर आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दबाव डालना शुरू किया, यह मानते हुए कि यह देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बुराइयों का इलाज है। मिशनरियों का मानना था कि आधुनिक शिक्षा भारतीयों को अपने धर्म में विश्वास को नष्ट कर देगी और उन्हें ईसाई धर्म की ओर ले जाएगी। श्री रामपुर मिशनरी शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष रूप से उत्साहित था। 1913 के चार्टर अधिनियम में विद्वान भारतीयों को प्रोत्साहित करने और भारत में आधुनिक विज्ञान को बढ़ावा देने के सिद्धांत को शामिल किया गया। अधिनियम ने कंपनी को इस उद्देश्य के लिए सालाना 1 लाख रुपए स्वीकृत करने का निर्देश दिया। हालांकि यह एक छोटी राशि थी और 1923 तक उपलब्ध भी नहीं हो पाई, जिसका मुख्य कारण इस व्यय की दिशा पर विवाद था। यानी ये व्यय कहाँ किया जाए, गांव के स्तर पर किया जाए या उच्च स्तर पर शिक्षा का यूनिवर्सिटी या ऐसा कुछ खोला जाए, जिससे कि बाद में धीरे धीरे जो नीचे के लोगों पर वो विसरण सिद्धांत
के अनुसार वो नीचे के लोगों को, जब ऊपर के लोग पढ़ लेंगे तो नीचे के लोगों को पढ़ाएंगे, इस तरह की बात सोची गई। दोनों में से क्या किया जाए इसके बारे में एकमत लोग नहीं थे। इस बीच राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीयों के प्रयास रंग लाए और कलकत्ता कॉलेज के लिए अनुदान स्वीकृत हो गया। इसकी स्थापना 1817 में शिक्षित बंगालियों द्वारा की गई थी और पश्चिमी मानविकी और विज्ञान में अंग्रेजी शिक्षा प्रदान की जाती थी। सरकार ने कलकत्ता, दिल्ली और आगरा में 3 संस्कृत विद्यालय भी, संस्कृत कॉलेज भी स्थापित किए। तो इससे कुछ जो विश्लेषणात्मक बिंदु निकलते हैं जो अंग्रेजों के प्रयास के संदर्भ में, तो ये है कि भारत में शिक्षा के प्रति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभ में उदासीन ही थी और उसका मुख्य ध्यान कहाँ था? व्यापार और लाभ पर केंद्रित था। आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रबुद्ध भारतीयों और मिशनरियों के प्रयास देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों में सुधार की इच्छा से प्रेरित थे। 1813 का चार्टर अधिनियम भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, क्योंकि इसने सरकार प्रायोजित शिक्षा की शुरुआत को चिह्नित किया। मदरसा कॉलेज और संस्कृत कॉलेजों की स्थापना भारत की आधुनिक शिक्षा में एक बड़ा कदम था। अभी बड़ा कदम कैसे था? तो इन विषयों का आधुनिक तरीके का अध्ययन यहाँ शुरू हुआ। ये विषय तो पहले से थे, संस्कृत विषय, संस्कृत का नए तरीके से अध्ययन शुरू हुआ, मतलब एक डिसिप्लिन के रूप में अध्ययन शुरू हुआ। और संस्कृत का अध्ययन पहले केवल जाति विशेष के हाथ में था, वही लोग उसका अध्ययन करते थे। अब इसमें दूसरे लोग भी इंटरेस्ट लेने लगे, खासकर विदेशी लोगों का इसमें काफी इंटरेस्ट था, क्योंकि वो लोग इसको अपने एक, जैसे रेनेसा हुआ था, तो हम लोग जानते हैं कि रेनेसा में जो कुस्तुनतुनिया के पतन के कारण जो विद्वान उधर से आए थे और अपने साथ जो पोथियां लाए थे, उसमें उन पोथियों में ग्रीस सभ्यता के सिद्धांत और उसके ज्ञान का विवरण था और पुस्तकें लिखी हुई गई थी। उन पुस्तकों के आधार पर इन लोगों ने बहुत सारी नई बातें अपने लिए और अपने करियर के एनहेंसमेंट के लिए उसका प्रयोग किया। बड़ा ही कॉम्पिटिटिव माहौल था, किसके पास कौन सी पांडुलिपि मिल जाएगी और उसके आधार पर उसको क्या अवसर मिलेगा। तो रेनेसा का जब आप डिटेल पढ़ेंगे तो वो आपको उसकी एक अलग कहानी पता चलेगी। तो वो एक टेम्पलेट था। उसके बाद सारे लोग जब भी किसी नई सभ्यता की खोज होती थी तो वो ये जानना चाहते थे कि इनका जो नॉलेज, ज्ञान का इनका केंद्र क्या है, क्या चीज इन्होंने पता की, और फिर उस ज्ञान को वो अपने सिस्टम में डाइजेस्ट करते थे। सिस्टम में डाइजेस्ट करने का मतलब है कि उसके आधार पर वो अपने सिद्धांत तैयार करते थे और जिसको कि जो उनका अपना सिस्टम था उसमें उसको फिर एडजस्ट करते थे, यानी उसमें उसको अपने आप को प्रमोट करने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। बहुत से उदाहरण देश के देखे जा सकते हैं, जैसे भारत में कुछ एक पॉपुलर उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि आपने एबेकस का नाम सुना होगा। एबेकस पढ़ने में तो ढेर सारे हैं, आपने देखा होगा एबेकस। ये एबेकस एक छोटे बच्चों को फास्ट स्पीड में अर्थ ये क्या है, अरिथमेटिक का कैलकुलेशन, जोड़ घटाव, गुना भाग, डिवीजन, ये सब बहुत ही फास्ट तरीके से बड़े बड़े नंबर्स जैसे 5, 7
लेटर्स का 5-7 नंबर का 1000 या 10,000 या लाख, ये स्थानीय मान वाले संख्याओं को दूसरे उतने ही बड़े संख्या से गुणा करना हो तो आप कैसे करेंगे? बिना कलम उठाए शॉर्टकट में कैसे करेंगे? तो ये पूरा सिस्टम जो है ये वैदिक गणित से निकला हुआ है। और मजे की बात ये है कि चूंकि शुरू से इंडिया में ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम रहा नहीं कि कौन चीज हमारा है, कौन चीज उसका क्या उपयोग हो रहा है। तो ऐसी चीजें जो यहाँ से ली गई हैं उसका कोई रिकॉग्निशन करने की भी जरूरत इन लोगों को नहीं पड़ती है। और ये बात जो लोग जानते हैं, जो लोग वैदिक गणित को जानते हैं और जो लोग एबेकस को देखते हैं, वो लोग बता सकते हैं केवल कि ये तो वहां से लिया हुआ है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए एबेकस एक अद्भुत चीज है, बच्चों के लिए एक जादू है। और जाहिर है कि ये वेस्टर्न एजुकेशन का एक प्रसाद है। उसी तरह से कई और चीजें हैं, जैसे इंटेलिजेंस के में मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो बात है उसके बारे में भी कहा जाता है कि उसका रूट इंडियन है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंडियन जो स्क्रिप्चर्स हैं थे, स्क्रिप्चर्स का मतलब इंडियन भारतीय जो ग्रंथ थे उसमें स्क्रिप्चर्स भी शामिल हैं। और गैर गैर जो गैर धार्मिक टेक्स्ट हैं उनसे भी बहुत सारी चीजें ली गई। और बिना उसको रिकॉग्नाइज किए, बिना उसको कॉग्निजेंस दिए कि हाँ इनसे यहाँ से हम ये चीज ले रहे हैं, पूरी तरह से कई बार पूरे का पूरा चीज जो है प्लेगराइज दिखेगा, केवल लगेगा कि ये संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है और थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जोड़ घटाव की उसमें किया हुआ है कुछ, और फिर उसी से काम हो जाता है। और पैकेजिंग इम्पोर्टेंट होता है। अच्छे पैकेज में जब वो विदेश से कोई आदमी हम लोगों को वो प्रस्तुत करता है समुद्र पार से, तो हम लोग खुशी खुशी उसको अपना लेते हैं। तो खैर ये तो इस तरह से जो कंपनी शासन के तहत भारत में शिक्षा के प्रारंभिक इतिहास का एक संक्षिप्त विवरण प्रदान किया गया है। यह शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तियों और संस्थानों के प्रयासों के साथ साथ उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है। सामग्री 1813 में के चार्टर अधिनियम के महत्व और कलकत्ता कॉलेज और संस्कृत कॉलेजों की स्थापना पर भी चर्चा करती है। तो ये संक्षिप्त में बताया। हम देखते हैं कुछ प्रश्नों को। भारतीय शिक्षा प्रणाली पर एडम के रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बंगाल और बिहार के शैक्षिक परिदृश्य का सटीक प्रतिनिधित्व करता है? बंगाल और बिहार में स्वदेशी स्कूलों को मुख्य रूप से धार्मिक और परोपकारी संगठनों का समर्थन प्राप्त था। एडम के रिपोर्ट से क्षेत्र में महिला शिक्षा के उच्च स्तर का पता चला। औसत औसत शिक्षक वेतन ₹5 से लेकर ₹8 तक है। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। ₹5 से लेकर ₹8 प्रति माह तक है। मुसलमानों ने कई स्वदेशी कॉलेज चलाए जबकि संस्कृत कॉलेज दुर्लभ थे। एडम के रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त में से कोई कथन सही नहीं। बताइए। देखिए यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस लिख दिया है आदित्य, ऑर्गेनाइजेशन का नहीं था मेंशन। ऑर्गेनाइजेशन जैसे मिशनरीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, दे रन स्कूल्स। इट वाज नॉट लाइक दैट। ये सिंपली था कि शिक्षक हैं, वो पढ़ाते हैं तो उनको ये 5 या 7 या 8 रुपए जो भी उनको मिलना है, वो वहाँ जो स्थानीय जमींदार हैं या तो वो देंगे, या जो
जिस मंदिर के पास मंदिरों को भी जमीन मिली होती थी मंदिर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो ऐसे क्षेत्र में रहने वाले लोगों की शिक्षा के की जिम्मेवारी भी मंदिर पर होती थी। और मंदिर अ, उन शिक्षकों को पेमेंट करता था जो उस क्षेत्र में लोगों को पढ़ाते थे। ठीक है, तो ये उस तरह का सिस्टम है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया कि कोई एक पर्टिकुलर बॉडी है जो कि इस काम के लिए डिवोटेड है और वो इसको अ, समर्थन करती है। ऐसा कुछ नहीं था, पहले तो एक बॉडी नहीं था, एक पर्टिकुलर एक अधिकांश इंडिविजुअल्स हुआ करते थे। और जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि गांधी ने कहा कि इट वाज अ ब्यूटीफुल ट्री, जिसको कि अंग्रेजों ने उसकी जड़ें खोद दी और उसको अ, नष्ट होने के लिए वैसे ही छोड़ दिया। इसका मतलब उसके कहने का जो सेंस है, अ, मुझे लगता है कि वो कैंटन हाउस ये शायद नाम है, जहाँ पर अभी राहुल गांधी भी जा करके उन्होंने पिछली बार जो गए थे कुछ महीने पहले, तो वहाँ पर जाके उन्होंने भी वक्तव्य दिया था। उसी कैंटन हाउस में पहले एक परंपरा है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक परंपरा है, भारत से लोग जाते हैं और वहाँ पर बड़े-बड़े वक्तव्य देते हैं। तो गांधी की भी काफ़ी आलोचना हुई थी जब उन्होंने ये बात कही, तो बहुत सारे लोग जो उनको पसंद करते थे और खास करके इंग्लिश एजुकेटेड या अंग्रेज लोग जो उनके साथ सिंपैथी रखते थे, वो बड़े नाराज़ हुए इस बात से। ये गांधी क्या गलत बात कह रहा है? क्योंकि उन सबको यही लगता था कि भारत की पुरानी कहानी जो भी हो, आधुनिक जो भारत का अच्छा जो कुछ भी हो रहा है वो अंग्रेजों की देन। और गांधी ने ठीक इसका उल्टा बयान दिया था कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम था और पूरा जो सिस्टम था वो इस सिस्टम से बहुत अच्छा था। और उनका जो तर्क था बाद में उस पर डिबेट भी थोड़ा डिबेट चला। गांधी उस समय काफी बिजी थे, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा उस पर नहीं लिखा। उन्होंने इसके जवाब में उन लोगों को केवल ये कहा कि लुक इनटू योर ओन आर्काइव्स, आप अपने आर्काइव्स में देखिए, आपको अपने आर्काइव्स में इसके प्रमाण मिल जाएंगे। तो ये आर्काइव्स में ही ये एडम्स रिपोर्ट और 3 और रिपोर्ट हैं, एक पंजाब से है, एक मद्रास से है और एक महाराष्ट्र के क्षेत्र से है। अलग-अलग जो ये तो पादरी थे, बाकी जो 3 रिपोर्ट हैं वो ऑफिसर्स की रिपोर्ट है, ब्रिटिश ऑफिसर्स की रिपोर्ट है। तो इसलिए और उन सब का जो सार है वो यही सेम है। जो कंक्लूजन इनका एडम्स का है वही कंक्लूजन उन सब का भी। तो वही कैंटन हाउस में जब गांधी का ये स्टेटमेंट था तो उसके जवाब में उन्होंने इतना ही कहा। और उन्होंने ये कहा कि जो आधुनिक स्कूल्स हैं उसमें जाति के आधार पर जो अंतर किया जा रहा है, यानी नीची जाति के लोगों को वहाँ उस संस्थान में नहीं घुसने दिया जा रहा है, ये नई परिपाटी। ये भारत के परंपरा में ये नहीं थी। स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, भले ही उनका स्टेटस अलग-अलग दिखता था। स्कूल इन द सेंस कि वहाँ एक गुरुजी थे, जैसे आज भी एकल पाठशाला होती है, एक टीचर होते हैं और प्राइमरी स्कूल्स ऐसे हैं, एकल पाठशाला का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत दिन से है। तो उसी तरह का वो स्कूल था जहाँ पर एक गुरुजी होते थे और उसमें आपने ऑलरेडी देखा कि 8 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे होते थे। ज़ाहिर है उनका करिकुलम में अंतर होगा, सब तो एक ही चीज़ नहीं पढ़ते होंगे। तो उस तरह का सिस्टम था। तो ये जो है, ये परोपकारी संगठन को हम लोग इसके लिए खारिज कर देंगे इस कारण से। दूसरा, एडम के रिपोर्ट में महिला शिक्षा का नहीं पता चलता है। हालाँकि बाकी जो 3 रिपोर्ट है, उसमें महिला शिक्षा के बराबर होने का पता चलता है।
लेकिन बिहार और बंगाल क्षेत्र में महिला शिक्षा का नहीं पता चलता है। हालांकि जहाँ महिलाओं की शिक्षा का रिपोर्ट मिला भी है तो वहाँ उनका करिकुलम अलग है, सेम चीज नहीं है, सेम करिकुलम नहीं है, सेम चीजें महिला और पुरुष दोनों को सेम चीज नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन वो स्कूल जाते थे। महिला लड़कियां भी स्कूल जाती थी और लड़के भी स्कूल जाते थे। तो मुसलमानों ने कई स्वदेशी कॉलेज चलाए जबकि संस्कृत कॉलेज दुर्लभ थे। तो ऐसा नहीं है, अभी हम लोगों ने विवरण पढ़ा तो उसमें संस्कृत के उच्च शिक्षण संस्थान ज्यादा थे, जबकि मकतब कम थे। मकतब का मतलब हुआ जो हायर एजुकेशन हुआ, मदरसा लोअर एजुकेशन के लिए है, सेकेंडरी, और मकतब होता था जो कि हायर एजुकेशन, तो उनकी संख्या कम थी। तो इसमें से हाँ, मदरसा प्राइमरी है और मकतब जो है सो हायर एजुकेशन। तो अंतिम ऑप्शन है एडम की रिपोर्ट के आधार पर, तो उसमें से कोई सही नहीं है। औसत शिक्षण वेतन 5 से 8 रुपये प्रति माह। तो लॉजिक के हिसाब से तो केवल यही एक सही स्टेटमेंट बचता है, क्योंकि बाकी के सारे स्टेटमेंट को हम लोग खारिज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सबसे सही स्टेटमेंट है वो है कि औसत शिक्षक वेतन जो है 5 से 8 रुपये प्रति माह तक था। भारतीय शिक्षा प्रणाली पर विलियम एडम की रिपोर्ट के अनुसार उनके सर्वेक्षण के निष्पादन के दौरान किन चुनौतियों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। सर्वेक्षण के दौरान परिवहन और संचार की कठिनाइयां, सर्वेक्षण के उद्देश्य के बारे में जनता को संदेह, लॉर्ड मैकाले का विरोध जिसके कारण एडम को का प्रस्ताव खारिज हो गया, स्कूलों की परिभाषा और प्रकृति को लेकर विशेषज्ञों की असहमति, और उपरोक्त सही। बताइए, अभी तो हम लोगों ने रीड किया है तो उसके हिसाब से आप बता सकते हैं। कठिनाई के बारे में हमने बात की थी, तो कठिनाई तो उनको हो रही थी, अभी की तरह सड़क व्यवस्था थी नहीं इंग्लैंड की तरह कि हर इलाके में वो आसानी से चले जाएं। संचार में बातचीत करने में भी उनको डिपेंड करना पड़ता था लोगों पर। दूसरा, सर्वेक्षण के उपयोग के उद्देश्य के बारे में भी जनता को संदेह था। संदेह ये था कि ये लोग आखिर ये क्यों जानना चाहते हैं, ये जान के क्या करेंगे, इतना डिटेल क्यों ले रहे हैं। वो इस बात को आम लोग समझ नहीं पाते। तो ये बात तो सही था, ये भी बात सही था। लॉर्ड मैकेले का विरोध जिसके कारण एडम के प्रस्ताव खारिज हो गए। जो हम लोग एंग्लिकन ओरिएंटल डिबेट पढ़ते हैं, प्राच्य पाश्चात्य विवाद, प्राच्य पाश्चात्य विवाद में जैसे एक ग्रुप था जो ओरिएंटलिस्ट था, वो ऐसे अंग्रेजों का ग्रुप था और उसके कुछ भारतीय भी थे जो ये मानते थे कि जो पूर्वी शिक्षा है इसमें बहुत सारी बातें हैं और इसी को हमें सपोर्ट करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा जो ग्रुप था वो एंग्लिकन ग्रुप था जो कि भारतीय शिक्षा की जगह विदेशी और वैज्ञानिक विज्ञान की शिक्षा पर वो जोर देता था। तो इसको बड़े पैमाने पर प्रबुद्ध भारतीय लोगों का भी समर्थन प्राप्त, जैसे राजा राम मोहन राय जैसे लोग, ये सब अ, इसका समर्थन करते थे। स्कूलों की परिभाषा और प्रकृति को लेकर विशेषज्ञों की असहमति। अभी तो मैं इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की कि जो एडम के रिपोर्ट में उन्होंने स्कूल के रूप में जिसको डेजिग्नेट किया था उसको लेकर के
लोग इसको उन पर क्वेश्चन कर रहे थे कि आप घर में कोई अगर मान लीजिए कि 5-10 बच्चों को पढ़ा रहा है बैठा करके, तो उसको आप स्कूल कैसे कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय में इंग्लैंड में सामूहिक रूप से शिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। जैसे अभी सरकार हर कस्बे में स्कूल खोलने की बात करती है, इस तरह की कोई परिपाटी इंग्लैंड में नहीं थी। बल्कि कई लोगों का ये कहना है कि ये आइडिया भी इंडिया से ही गया कि ऐसे हमारा एजुकेशन जो है सो हर बच्चे के प्रॉक्सिमिटी में होना चाहिए, उसके नेबरहुड में उसके एजुकेशन का की व्यवस्था होनी चाहिए। तो खैर अब कहाँ से गया इसको ट्रैक करना मुश्किल है। भविष्य में पता चलेगा, हो सकता है कोई ऐसा डेप्थ रिसर्च करे इंग्लैंड जाके। लेकिन ये बात सही है कि अगर इंडिया को के स्कूल को अगर मान लिया जाए जिस तरह का एडम जिस तरह से डिफाइन करते हैं, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यानी आप इसको इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कहिए, आपको इंस्टीट्यूशनल प्रोविजन कह सकते हैं। प्रोविजन, एजुकेशन का जो प्रोविजन है, ये आपको पढ़ने का की सुविधा कहाँ कहाँ मिलती है और किस किस तरह की सुविधा मिलती है, अगर उससे तुलना करें तो उस समय का भारत इंग्लैंड से आगे होगा। क्योंकि इंग्लैंड में उस समय मुख्यतः जो मिशनरीज थे वही एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। गवर्नमेंट अपने ऊपर में नहीं शुरू किया, ये बाद में शुरू हुआ। तो इस तरह से इसमें हम लोगों ने देखा कि ये जो इसमें जितने विकल्प दिए हुए हैं, ये सारे के सारे विकल्प सही हैं, तो उपरोक्त सही सभी इसका उत्तर होगा। विलियम एडम ने भारतीय शिक्षा प्रणाली पर दूसरी रिपोर्ट का प्राथमिक फोकस क्या था। विलियम एडम की भारतीय शिक्षा पर उनकी दूसरी जो रिपोर्ट थी उसका प्राथमिक फोकस क्या था। बंगाल और बिहार में शिक्षा की स्थिति, क्षेत्र में स्वदेशी स्कूलों की भूमिका, सर्वेक्षण निष्पादन के दौरान आने वाली चुनौतियां, शैक्षिक सुधारों के हेतु सिफारिशें, क्षेत्र में महिला शिक्षा पर निष्कर्ष। अब इसमें सुधार सिफारिश जो है वो तो थर्ड रिपोर्ट में किए हैं, इसलिए इसको तो हम लोग खारिज पहले कर दें। उसके बाद महिला से शिक्षा इन्हें ज्यादा दिखी नहीं है, इसलिए इसमें निष्कर्ष का जैसा कुछ दोबारा करने की जरूरत तो नहीं थी, तो इसको भी आप खारिज कर सकते हैं। सर्वेक्षण निष्पादन के दौरान आने वाली चुनौतियां, चुनौतियां तो रिपोर्ट के का फोकस प्राथमिक फोकस नहीं हो सकती। सर्वेक्षण करने में क्या परेशानी हो रही है, ये रिपोर्ट का प्राथमिक फोकस नहीं हो सकता है, तो इसको भी हम लोग खारिज कर दें। तो अब बचता है केवल एक, बिहार और बंगाल में शिक्षा की स्थिति। यही उनका प्राथमिक फोकस था, पहले भी यही फोकस था, पहले में भी और दूसरे में भी, दोनों में यही फोकस था, शिक्षा की स्थिति। ब्रिटेन या यूरोप की तुलना में, तो खत्म हो गया, फिर ज्यादा में कुछ मैं पेस्ट कर नहीं पाया, क्वेश्चंस बनाने में बहुत समय लग गया। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि आज हम लोग ज्यादा डेप्थ में नहीं जा पाएंगे और शॉर्ट क्लास रखेंगे। तो विलियम एडम का आप लोगों ने ये बात सुनी और कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आज थोड़ा फ्री समय है और हम लोग तो लगातार क्वेश्चन आंसर ही करते रहे। पीछे के संबंध में भी कुछ अगर आप डिबेट डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या एडम्स रिपोर्ट के संबंध में कुछ डिस्कस करना चाहे तो कर सकते हैं।
अदरवाइज फिर अगर कोई प्रश्न ना हो तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पर रोक करके और कल इसको हम लोग इसका शेष पार्ट जो है तो उसको डिटेल से करेंगे। ठीक है। तो धन्यवाद आप लोगों का, प्रियंका, आदित्य, अमरीन, अनामिका, कुमारी पूनम, मधुलता, निशा, राहुल, शिल्पी, स्मिता, सब लोगों का धन्यवाद। आप लोग आए और आज के डिस्कशन में शामिल हुए। हम लोग जल्द ही एक इंटेंसिव वेबिनार करेंगे एनईपी पर, जिसमें हम लोग एनईपी से रिलेटेड मेन फोकस हमारा एनईपी 2020 होगा, क्योंकि ये हमें लगता है कि इससे कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो रहने ही चाहिए। और अगर आप अलग अलग लेवल पर दे रहे हैं तो आप समझिए कि 7-8 क्वेश्चन में जा सकता है, तो बहुत ही सिग्निफिकेंट चांस बनता है। तो इसलिए हम लोग इसका एक इंटेंसिव वेबिनार करना चाह रहे हैं। सेकेंड रिपोर्ट के बारे में कहीं कहीं नक्सल जिले राजस्थान के बारे में भी दिया है। क्या ये रिपोर्ट नक्सल के सर्वे पर भी बेस्ड था या आप लोग ऑडियो आपका ऑफ है क्या? पूछिए। सर, हाँ यस गुड इवनिंग सर। सर मैंने कहीं पढ़ा था, मतलब गूगल में ही पढ़ा था जब मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी आपके मतलब पढ़ाने से पहले, कि जो एडम हाँ की जो सेकंड रिपोर्ट थी वो राजस्थान की नाटौर जिला है, वहाँ के भी एजुकेशन सिस्टम से मतलब उसके भी बेसिस को जानने के लिए कि किस तरह का एजुकेशन वहाँ पे चल रहा है उससे भी रिलेटेड था, जिसमें पता चला था कि महिलाएं बहुत पीछे थी वहाँ पे पढ़ने में उस समय। क्या ये उससे नहीं भी नहीं, ये रिलेटेड है? राजस्थान नहीं नहीं, एक मिनट, ये राजस्थान नहीं है ना, ये तो हमने लिखा है इसमें पीछे वो राजस्थान एक तो राजस्थान नाम भी नहीं था उस समय। राजस्थान तो आजादी के बाद हम लोगों ने उस क्षेत्र का नाम दिया है। उस जगह अच्छा, का जो नाम है अभी हमने आपको तो सर ये सेकंड रिपोर्ट सिर्फ ये बंगाल और बिहार के ही हाँ, एजुकेशन को। बंगाल और बिहार अच्छा, उसी में है। यस यस। हाँ, उसमें दूसरी रिपोर्ट ये राजशाही जिले के कस्बे नलटौर में थाने में हाँ, केंद्रित। राजशाही, यस यस। तो वो हाँ, मतलब वो बिहारी ही था वो, या बंगाल से नहीं, ये रिलेटेड था वो बंगाल में कस्बा? पड़ता है। वो बंगाल का अच्छा, मतलब हुआ कि आज का बिहार, उड़ीसा और बंगाल और बांग्लादेश, हाँ यस यस। ये बहुत बड़ा ये इलाका था। ये चारों को जी मिला के बनता था। यस। भाई मुझे याद नहीं आ रहा था, मुझे बार बार राजस्थान लग रहा था इसलिए मैं डाउट को क्लियर कर ली। थैंक यू हाँ सर। हाँ, नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, थैंक यू, गुड नाइट।